ठीक है? यस सर। हाँ, तो मोनोपोली आप लोगों में से कोई बहुत सामान्य सा शब्द है मोनोपोली। धीर बताओ, मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली किसको कहते हैं? मोनोपोली हिंदी में इसको कहते हैं एकाधिकार। तो ये एकाधिकार या मोनोपोली, ये शिवम झा, व्हाट मेक्स यू लाफ? तो ये क्या है मोनोपोली? क्या आप समझते क्या है? मोटे तौर पर आप क्या समझते हैं मोनोपोली से? अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में मोनोपोली किसको कहते हैं? सर एक तरीके से एक आदमी का अधिकार, मतलब सिंगल लोग। ठीक बात है। ओनरशिप एकाधिकार का मतलब सर ये होता है जिसका किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो। अच्छा ठीक है। आस्था जहाँ तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। तो जैसे आईफोन है तो आईफोन की ओनरशिप सिर्फ आईफोन की पास है, कोई भी वैसा बना नहीं सकता, उसके पास राइट है। तो उसी की मोनोपोली हुई मार्केट में, कितना भी रेट बढ़ा ले, कुछ भी कर ले। ओके जी। तुम्हारा कहना एक हद तक सही है, लेकिन वो एक कैटेगरी है इसकी। मोनोपोली का जो जनरल अर्थ है, जो सामान्य अर्थ है मोनोपोली का, मोनोपोली कहते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, माने एक। मोनो का मतलब है एक, और पोली का मतलब है कंट्रोल। पॉली का मतलब है कंट्रोल। तो मोनोपोली जो है वो मोनो यानी सिंगल और कंट्रोल से बना है। इसका मतलब है कि जिसमें किसी सिंगल कंपनी का, सिंगल व्यक्ति का, सिंगल फर्म का कंट्रोल हो, वो मोनोपोली कहा जाता है। सर अगर ऐसा भी होता है ना सर, अंकित कुछ बोल रहे हो? जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि मतलब एक प्रोडक्ट है वो केवल एक ही आदमी बेचता है, तो वो क्या करता है कि वो जिस हिसाब से अपना अकॉर्डिंग टू रेट सेट कर लेता है, इसमें उसका मोनोपोली चलने लगता है कि हम जैसे जिस रेट में बेचेंगे पब्लिक उसे खरीदेगा ही, क्योंकि मार्केट में ये बहुत लिमिट क्वांटिटी में है और बहुत मतलब कोई बेचता नहीं है, हम ही बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। You are very close to the answer, very close to the answer. और मोनोपोली वास्तव में तुम जो कह रहे हो अंकित, वही मोनोपोली है, और अर्थशास्त्र में मोनोपोली का यही अर्थ होता है। यहाँ एकाधिकार का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में उपलब्ध नहीं है, यानी कोई एक फर्म ही वो प्रोडक्ट बनाती है या एक फर्म ही वो सर्विस देती है, कोई दूसरा वो सर्विस नहीं देता। देखना किसी का ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, किसी का ऑडियो गड़बड़ हो जाए, खड़खड़ाहट आ रही है, आप लोग अपना माइक्रोफोन वगैरह ज्यादा खड़खड़ न करें। तो मोनोपोली का मतलब यही होता है कि कोई एक फर्म, कोई एक कंपनी जो सामान बनाती है, वो सामान दूसरा कोई नहीं बना पा रहा है या नहीं बनाता है, तो बाजार में उसका एकाधिकार होता है, उसकी मोनोपोली है, वो कंट्रोल करता है, वो जितनी कीमत चाहे रख सकता है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर बाजार में अगर नहीं है, इफ देयर इज नो कॉम्पिटिटर, देन ही कैन सेट द प्राइस। सो व्हाटएवर प्राइस दैट फर्म और कंपनी or maybe a partnership firm, whatever they want to
keep the price they can, because there is no competition, there is no substitute. तो अब ऐसी स्थिति को मोनोपोली कहते हैं सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में इसी को मोनोपोली कहते हैं। जैसे मैं एक आपको सर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाती है, लेकिन उसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे उस विंडोज जैसा काम चलता है तो वो और भी है। जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड सब्स्टिट्यूट हो गया, या अभी जैसे आपकी एक साथी कह रही थी कि आईफोन, तो आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो सब्स्टिट्यूट एंड्रॉइड का भी हो गया, विंडोज का भी हो गया। तो सब्स्टिट्यूट वहां है मौजूद। लेकिन जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मतलब मोटा उदाहरण है ये, हम लोग और डिटेल में अभी जाएंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इंडियन रेलवे, अब रेलगाड़ी सरकार के अलावा कोई नहीं चलाता है। रेलगाड़ी सिर्फ सरकार चलाती है, इसलिए सरकार की मोनोपोली है। वो चाहे जो कीमत रखे, लेकिन उसका रेलगाड़ी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडियन रेलवेज, दे हैव द मोनोपोली ऑन रेलवेज, ट्रेन्स। इसी तरह से बिजली आपको मुहैया कराने वाली कंपनी जो भी है आपके इलाके में, बिजली मुहैया कराना उसकी मोनोपोली है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम बिजली हम कल से मत देना, मैं दूसरे से ले लूंगा। आप नहीं कह सकते। आप अगर बिल का भुगतान नहीं करेंगे और वो अगर आपकी बिजली काट देगा, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा बच्चू जाओ मैं दूसरे से ले लूंगा, बिकॉज दैट इज द ओनली कंपनी and that company has monopoly. So you cannot say that okay, भाड़ में जाओ मैं ले लूंगा दूसरे से। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की का जो कंट्रोल है किसी एक कंपनी का, जहां की सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं हो, जहां सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं हो, वैसे में कोई एजेंसी, कोई कंपनी, फर्म अपने हिसाब से कई बार कीमत तय करती है। जैसे रेलवे अगर बोले कि मैं ये कीमत, अब मैंने बढ़ा दिया किराया, झक मार के आपको उसी रेलवे से जाना पड़ेगा, या फिर आप दूसरा जो मोड लेंगे वो और बहुत ज्यादा महंगा है जो फ्लाइट का है। तो मोनोपोली में ये एक स्थिति आती है कि प्राइस तय करने का जो पूरा का पूरा दारोमदार होता है वो उसी फर्म पर होता है जिसकी मोनोपोली होती है। लेकिन देखिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां है, जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये मार्केट की सिचुएशन है, ये मार्केट की सिचुएशन है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब मार्केट में के अंदर आता है, मार्केट के अंदर आता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है और किस तरह से मार्केट फंक्शन करता है और मार्केट में क्या क्या। तो जहां कंपटीशन है वहां आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है तो आपका छोड़ के वो दूसरा लेने लगेगा और दूसरे का माल लेने लगेगा। अगर कोका कोला अपना माल, अपने प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो लोग पेप्सी पीने लगेंगे, या हो सकता है कि कोई दूसरा और ऑप्ट कर ले। तो इस तरह से जहां सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है वहां मोनोपोली नहीं चलती है, मोनोपोली नहीं चल सकती। अब आइए देखिए किस तरह से लोगों ने इसको डिफाइन करने की, मोनोपोली को डिफाइन करने की कोशिश की है। आप लोगों के पास कागज कलम है? Yes sir. कागज कलम है, पेन एंड पेपर? Yes sir. Yes sir. Fine, fine. Then write down the definitions, 2 or 3 definitions, so that
लिख रहे हैं आप लोग? स्पेलिंग है KOU, निशा झा लिख रही हो? सर वो एक कॉपी निकाल लीजिए, एक मिनट। हाँ लिखो, बोलिए। KOUTSOYIANNIS और सोयंस। ये क्या चीज है सर? ये नाम है एक अर्थशास्त्री का जिसने मोनोपोली को डिफाइन करने की कोशिश की है, डेफिनेशन दिया है मोनोपोली का। पॉटसोयंस उन्होंने कहा है, आप लिख लें, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन in which monopoly is a market situation in which there is single seller, एक ही बेचने वाला है, there are no close substitutes, there are no close substitutes for commodity. There are no close substitutes for commodity it produces. Comma. There are barriers to entry. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ही सेलर है, एक ही बेचने वाला है, मतलब वो कंपनी हो सकती है, एजेंसी हो सकती है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर कमोडिटी, मतलब उसका कोई बहुत निकट का विकल्प उपलब्ध नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प उपलब्ध नहीं है जो वो बनाता है, उसका विकल्प उपलब्ध, क्लोज विकल्प उपलब्ध नहीं है। दूर का विकल्प हो सकता है लेकिन क्लोज विकल्प उपलब्ध नहीं है। देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, और वहां दूसरी कोई कंपनी आए इस पर रोक है, बैरियर लगा हुआ है, रोक है इस पर। ये पॉटसोयंस कहते हैं, और उन्होंने जो इसको डिफाइन किया है उसी को और एक है जिन्होंने आगे बढ़ाया है, एक और हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वो है प्रोफेसर फर्गुसन, FOGUSON, प्रोफेसर फर्गुसन। ठीक है, ये कहते हैं, प्रोफेसर फर्ग्यूसन कहते हैं मोनोपोली के बारे में, अ प्योर मोनोपोली एग्जिट्स, मतलब बाहर निकल जाता है, when there is only one producer in a market, there are no direct competition. फर्गुसन कह रहे हैं a pure monopoly exists only one producer in a market, there are no direct competition। यानी उनका कहना है कि प्योर मोनोपोली तभी उसका अस्तित्व रहेगा, वो तभी रहेगी प्योर मोनोपोली जब एक ही प्रोड्यूसर मार्केट में रहेगा, यानी उत्पादन करने वाला एक ही रहेगा, और सीधा कंपटीशन जहां नहीं होगा, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा।
ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर। आशीष श्रीवास्तव लिख लिया? एक और है, हाँ है। अब देखिए आप, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन फीचर्स जिनको कहा जाता है, मेन फीचर्स, मोनोपोली के मेन फीचर्स। आप इसको लिखते चलें, पॉइंट्स लिखते चलें आप, और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोनोपोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली मोनोपोली, अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में मोनोपोली जैसी स्थिति बहुत कम है, मोनोपोली जैसी स्थिति बहुत, इसमें भी जरूरत है, मोनोपोली जैसी स्थिति अब बहुत कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट ज्यादा है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब ऐसे क्षेत्र बहुत कम बचे हैं जहां मोनोपोली जैसी स्थिति हो, लेकिन फिर भी मोनोपोली कहीं कहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां मोनोपोली है। अब जिन जगहों पर मोनोपोली है वहां क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहला फीचर है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी एक बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक बेचने वाला और खरीदने वाले कई, काफी। अब ऐसी स्थिति में वो एक सोल सेलर हो सकता है, वो प्रोपराइटर हो सकता है, पार्टनर्स का एक ग्रुप हो सकता है जो जिसने शुरू किया हो वो काम, कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बायर हैं वो बायर बहुत सारे होंगे। अब अगर बायर कम है या नहीं है तो सेलर जो है, आप जरा इस चीज को समझिए, बायर वहां प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। बायर नहीं तय करेगा कि प्राइस कितनी होगी। जैसे आप तय करें कि हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, इसके बदले दूसरा खरीदेंगे, तो जिस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया उसकी कीमत कम होने लगी। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। जो बायर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है प्राइस को। बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ओनली द सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, ओनली द सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Nisha, are you getting Sir. me? Yes, sir. Okay, fine. सर हाँ बोलो। तो जैसे एमएसएमई में अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो उद्योग आधार है भारत सरकार द्वारा, तो उसमें जैसे कोई बिजनेस होता है तो उसमें एकल स्वामित्व और पार्टनर का ऑप्शन भी दिया जाता है। देता है सर उसमें। पार्टनर किस तरह से काम करेगा? देखो, आधार कार्ड बनाना एक सेवा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लॉन्च किया तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए था, लेकिन वहां पर आधार कार्ड का मामला, माने आधार कार्ड बिक नहीं रहा है, वो अपनी सेवा की थोड़ी कीमत ले रहा है, सरकार ले रही है, या किसी एजेंसी को उसने अगर सौंप दिया कि मेरे बदले ये करेगा
जैसे नंदन नीलकेणी का ये आइडिया था कि सबको आधार से जोड़ा जाए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है हिंदुस्तान के, और बाद में उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन फिर कई और लोगों को, क्योंकि एक के बूते का नहीं था तो कुछ और को भी इन्वॉल्व किया गया। तो ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं वो सिचुएशन ये है कि कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है मान ले, या कोई इंडस्ट्री है, या कोई एक व्यक्ति है जिसने अपनी एक कंपनी खोल ली और वो कुछ बना रहा है। अब वो अगर उसको बेच रहा है और बाजार में खरीदार हैं, तो खरीदार प्राइस तय नहीं करेंगे। प्राइस कौन तय करेगा? सेलर। इसको कहते हैं सेलर्स मार्केट। और जब खरीदार तय करते हैं प्राइस को तो उसको बायर्स मार्केट कहते हैं। बायर्स मार्केट यानी खरीदार का ही मार्केट है अभी। ठीक है सर, बोलो बोलो बोलो। ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें बायर्स मतलब प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? बायर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मान लें कि कोई प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अभी आप एक उदाहरण लें, अभी आप एक उदाहरण ले सकते हैं जो कि बहुत मुफीद उदाहरण है। अभी रियल्टी मार्केट जो है, रियल एस्टेट का मतलब मकान जो बिक रहे हैं या जमीनें बिक रही हैं, वो बिक नहीं रही हैं अब। और अभी बहुत कम खरीदार बायर हैं मार्केट में। बहुत सारे कारण हैं उसके, अवेलेबिलिटी भी बहुत है। और तो अभी जिस मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, उस मकान की कीमत अभी 70 लाख रुपए हो गई। जिसकी 50 लाख रुपए कीमत थी, उसकी अभी 30-35 लाख रुपए कीमत हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बायर नहीं है, और बायर यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट। तो कीमत इसलिए कम हो गई है क्योंकि बेचने वाले, एक समय था जब बेचने वाले तय करते थे कि हमारी कीमत कितनी होगी। आज वही कम दाम पर देने को तैयार है। एक समय कहा जाता था कि पार्किंग आपको हम फ्री दे देंगे, फिर कहा जाने लगा कि नहीं नहीं साहब, पार्किंग 1 गाड़ी का पार्किंग लोगे या 2 गाड़ी का पार्किंग लोगे, 1 का लोगे तो 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा, 2 का लोगे तो 2 लाख और देने पड़े, 2 लाख देने पड़ेंगे। आज वो कह रहा है कि भैया पार्किंग भी ले जाओ, क्लब की मेंबरशिप भी फ्री ले जाओ, और ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, हम तुम्हें सारा एसी वेसी लगा के देंगे। क्यों? बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है, ये बायर्स मार्केट है। एक जमाना था जब बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे, बड़े बड़े डेवलपर्स थे, वो तय करते थे कीमत। वो कहते थे नहीं, अब इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं है, अब इसकी 1.5 करोड़ हो गई, और लोग मान लेते थे कि हाँ भाई 1.5 करोड़। आज बायर कहता है 1.5 करोड़ रखो अपने पास, मैं चलता हूँ। तो बुलाता है, नहीं 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 नहीं, अच्छा बताओ कुछ कम कर देंगे, आपको कम कर देंगे, आप तो बड़े अच्छे कस्टमर देखने में लगते हो। सो दिस इज बायर्स मार्केट, दिस इज कॉल्ड बायर्स मार्केट। सो इफ यू start buying something, large number of buyers, then the prices go up, and then the seller is in win-win position. लेकिन जब बायर छोड़ देता है उस प्रोडक्ट को, कोई और प्रोडक्ट लेने लगता है, और उसकी जब कम होने लगती है सेल, तो वो फिर अट्रैक्ट करने के लिए भैया थोड़ा फ्री ले लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा और हम देते हैं, स्कीम दे रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन होती है वो। तो लेकिन यहाँ है वन सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो फीचर है इसका, वो है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली खुद में अपनी एक इंडस्ट्री हो जाती है। कैसे हो जाती है?
कि एक ही सेलर है, अब वो फर्म और इंडस्ट्री, इस दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाता है। वो फर्म और इंडस्ट्री एक जैसी हो जाती है। जो बेचने वाला है वही इंडस्ट्री की तरह से बिहेव करने लगता है। तो जहां पर मोनोपोली हो, तो मोनोपोली चाहे कितना भी छोटा फर्म हो, बेचने वाला छोटा हो, लेकिन क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो एक ही है, बेचने वाला एक ही है, तो फिर वही इंडस्ट्री की तरह से काम करने लगता है। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ मोनोपोली। देन the third feature, you keep on writing the points. Because those points will be helpful when you write your examination. तो तीसरा पॉइंट है इसमें, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। कई बार ऐसा होता है कि there are some restrictions on the entry of new firms into monopoly industry. अब ऐसे में जब ये होता है तो आपके क्लोज राइवल नहीं है, अब जैसे देखिए, सरकार कई बार ये करती है कि हाँ भाई, ये उत्पादन करने का अधिकार सिर्फ सरकार का है, या सरकार ने किसी को डेलीगेट कर दिया कि नहीं, ये जिम्मेदारी इनको सौंपी जा रही है। जैसे मान लीजिए केजरीवाल सरकार ने बिजली के वितरण, आप लोग दिल्ली में रहते हैं ज्यादातर लोग, तो बिजली के वितरण का अधिकार, distribution of electricity, the responsibility is given to one organization. अब उस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी की कंपनी है, तो उसको दे दिया गया। अब उसको जब डेलीगेट कर दिया गया तो वो दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि बिजली एक ही फर्म बेचेगी, कई फर्म अगर बेचेगी तो मुश्किल होगी उसमें। तो वहां पर एंट्री जो है, दूसरे की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शंस है दूसरे की एंट्री। दूसरा फर्म नहीं आ सकता है तब तक जब तक पहले वाले फर्म को हटाया न जाए, और दूसरा जब आएगा तो उसकी मोनोपोली रहेगी। मान लीजिए कहीं कोई गैस निकलती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है, अब उसको जैसे ये जो मुकेश अंबानी को दिया गया गैस, जो वहां नेचुरल गैस जो निकल रही थी बॉम्बे हाई के पास, तो वहां उनको दिया गया था उत्खनन का। वो कहते थे नहीं, इतना नहीं, इतना उसकी कीमत रखी जानी चाहिए, तभी हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। लेकिन वहां सरकार के साथ नेगोशिएशन उसका चल रहा। अब जब तक मुकेश अंबानी हटेंगे नहीं तब तक दूसरे को दिया नहीं जाएगा, और दूसरे को अगर नहीं दिया जाएगा तो एक फर्म जो है उसी की मोनोपोली रहेगी, क्योंकि वो दूसरे की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज राइवल अगर नहीं है, तो वो फर्म मान के चलती है कि यहाँ पर हमारी मोनोपोली है। सरकार के मामले में तो फिर भी मान लें आप कि सरकार एक गार्जियन की तरह से है, तो वो तय भी करती है कि नहीं भैया, इतना प्राइस नहीं रखना है, इतना प्राइस रखना है, बिजली का यूनिट दर ये रखनी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जब एक को जिम्मेदारी मिलती है, जैसे ऑक्शन होता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है, तो कई बार वो खुद से अपनी प्राइसेस तय करता है। ठीक है, देन द फोर्थ फीचर
नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखिए मोनोपोली तभी रहेगी जब उसका सर इसका क्लोज हिंदी में भी बताइए सर, हिंदी का मतलब क्या होगा? वही बता रहा हूं कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि निकट का विकल्प उपलब्ध नहीं है, निकट का विकल्प उपलब्ध नहीं है। निकट का विकल्प उपलब्ध नहीं होने का मतलब है कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, उसके निकट का विकल्प नहीं, इसके बदले वो ले तो काम चल जाएगा, वैसा विकल्प अगर उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी मोनोपोली बनी रहेगी। मोनोपोली का ये भी एक फीचर है कि निकट का विकल्प उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं आपसे रेलवे की बात कर रहा था, जैसे आप लोगों ने विंडोज की बात की, एक जमाने में विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट की, विंडोज की मोनोपोली थी, इसलिए कि उसके अलावा और कुछ था नहीं। मतलब उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसकी मोनोपोली थी और बहुत बड़े क्षेत्र में मोनोपोली थी। लेकिन जब उसका क्लोज विकल्प आ गया, निकट का विकल्प अगर आ गया, तो लोग उसके बदले दूसरा विकल्प ले सकते हैं, यानी मोनोपोली खत्म हो गई। अब उनकी मोनोपोली नहीं रही। अब वो अपनी प्राइसेस अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते हैं, अब बाहर के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपनी प्राइस तय करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर धीर? समझ पा रहे हो? हाँ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए जो नेक्स्ट फीचर है, जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्राइस मेकर, सॉरी प्राइस मार्कर। प्राइस मार्कर, अब किसी का सप्लाई पर अगर फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है, तो जो भी मोनोपोलिस्ट यानी जिसका एकाधिकार है, वो जो प्राइस तय करेगा वो प्राइस बायर को देना पड़ेगा। उसके पास दो ही विकल्प है, या तो न खरीदे या वही प्राइस वो दे जो प्राइस मोनोपोलिस्ट तय करता है, यानी जिसकी मोनोपोली है वो जो प्राइस तय करेगा वही प्राइस देना पड़ेगा। अगर मोनोपोलिस्ट सप्लाई को इंक्रीज करता है, सप्लाई को इंक्रीज करता है, यानी आपूर्ति अगर बढ़ा देता है वो, तो कमोडिटी की, जो भी कमोडिटी है उसका, तो प्राइस फॉल होगा। सप्लाई अगर बढ़ाएगा, लेकिन कौन बढ़ाएगा? वही बढ़ाएगा जिसका एकाधिकार है, वही सप्लाई बढ़ाएगा। तो अगर बढ़ाएगा तो प्राइस फॉल होगा, लेकिन अगर वो सप्लाई को कम कर देगा तो मोनोपोली उसकी, मोनोपोलिस्ट की जो भी वो प्रोडक्ट बाजार में कर रहा है, भेज रहा है, उसकी प्राइस ऊपर उठेगी, कीमतें बढ़ेंगी। सप्लाई अगर बढ़ा देगा वो तो कीमत कम होगी, सप्लाई को रोक देगा, कम कर देगा तो प्राइस बढ़ेगी। यानी मार्केट का पूरा मार्केट मार्कर इसीलिए कहा गया है, मार्कर, मार्केट मार्कर, मार्केट को अंडरलाइन वो कर सकता है कि कब प्राइस बढ़ाना है, कब कम करना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, पुराना उदाहरण है आज भी, लेकिन कई बार होता है, कई बार इन चीजों में चलता है। जैसे एक समय था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके पिताजी ने शायद देखा होगा वो समय, आपके पेरेंट्स ने जरूर देखा होगा। डालडा एक प्रोडक्ट था, डालडा वनस्पति घी का, वेजिटेबल देखा है सर, ऑयल, मैंने देखा है। डालडा जी,
डालडा अभी भी मार्केट में आता है, लेकिन डालडा ने वनस्पति घी बनाने के बजाय अपने को शिफ्ट कर लिया है अब रिफाइंड ऑयल। लेकिन उस जमाने में वनस्पति घी एकमात्र डालडा ही था जो मार्केट में बिकता था और लीडर था मार्केट का। एक समय था जबकि वो अकेला था, डालडा अकेला, तो मोनोपोली थी उसकी। वो जितनी कीमत चाहता था वो लेता था, और जब एक दो प्रोडक्ट और आए तो ये माना जाता था कि वो प्रोडक्ट उसके करीब के नहीं है, माने क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको बहुत इंफीरियर माना जाता था डालडा के मुकाबले। बहुत सारे थे, गगन था वेजिटेबल ऑयल, माने वो जो जमा हुआ वो मिलता था ना, जमा हुआ घी जो असली घी नहीं था, शुद्ध घी नहीं, उसको भी घी बोलते थे, जमा हुआ घी, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी। तो और हलवाई बहुत इस्तेमाल करते थे उसका, मतलब पूड़ियाँ बनाने में, समोसे बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में। तो जो डालडा था, जब त्योहार आते थे तो जो व्यापारी थे, मतलब बेचने वाले रिटेलर्स, वो क्या करते थे, अपने पास जमा करके रख लेते थे और बाजार से गायब कर देते थे उसको कि नहीं अभी नहीं बेचना है, जब दिवाली आएगी तो दिवाली के समय में उसे हम, तो 100 रुपए का अगर